राहुल गांधी जी की, और जो भी भारत जोड़ो यात्रा हुई उसमें आप भी जुड़े थे उनके साथ, उसका आप कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं इलेक्शंस पर, आने वाले इलेक्शंस पर? देखिए, उसमें तो राहुल गांधी ने खुद ने कहा था इलेक्शन का संबंध में जोड़ो इससे। ये यात्रा है एक मकसद को लेके, बेरोजगारी, महंगाई, नॉन वायलेंस, और मैंने कहा अमीरी गरीबी की बात जो करते, तो वो एक थीम थी मतलब। और राजनीति में जब हम काम करते हैं तो गांधी जी ने भी कहा था उस जमाने के अंदर कि आधार जो है राजनीति का भी रचनात्मक काम होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए। बचपन में जो कंस्ट्रक्टिव वर्क करता है, समाज सेवा करता है, वो अगर राजनीति में आता है ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकता है वो। नहीं, क्योंकि पिछले लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने स्वीप किया था राजस्थान में, लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद रिपीट होगा। आपको लग रहा है लेकिन उस यात्रा से थोड़ा फर्क पड़ेगा उस मोमेंटम पर? पूरे देश में फर्क पड़ेगा, पूरे देश में फर्क पड़ेगा। पूरे देश के अंदर माहौल जो बना है, जिन राज्यों से यात्रा नहीं गुजरी है वहाँ से भी लोग आए हैं यात्रा में। और कांग्रेस पार्टी की चौकियाँ जो है देश के अंदर, अगर 6 लाख गांव हैं, 6 लाख गांव में आपको परिवार मिलेगा कोई न कोई। तो इसलिए इसको आप इस रूप में लें कि यात्रा का मकसद जो था ना, अगर उड़ीसा का कोई परिवार है, महंगाई से वो भी त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, शांति सद्भाव सब चाहते हैं, टेंशन नहीं होना चाहिए, और गरीब अमीर की बात सब करते हैं। तो चाहे कोई राज्य हो देश के अंदर, पूरे देशवासियों को एक मैसेज चला गया राहुल गांधी का कि राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर की यात्रा का मकसद क्या है, वो राहुल गांधी का उद्देश्य पूरा हो गया। ओके, वो तो खैर जो रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा जी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि, और सिर्फ आपकी सरकार नहीं, जो 4 साल पहले पिछली सरकार थी उसने भी जो लास्ट बजट दिया होगा वो काफ़ी पॉपुलर दिया होगा, और उसके बाद भी सरकार बदल जाती है। और ये जो आपने अब कह रहे हैं कि बजट आपका पॉपुलिस्ट है और टैक्स आपने बढ़ाया नहीं बिल्कुल भी, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? कहीं इसके पीछे ये मंशा तो नहीं है कि चलिए वैसी इलेक्शन, सरकार तो चेंज होने वाली है ही, जो अगली सरकार आएगी वो निपटेगी, हमको क्या प्रॉब्लम है? कहीं ये मंशा तो नहीं है उसके पीछे? हमारी मंशा ये सरकार हमारी आएगी तो हम कैसे कर सकते सरकार हैं? आएगी लेकिन हमारी सरकार ही आएगी, ये पब्लिक का मूड है इस बार मूड लगता मुझे। तो जो कुछ हमने किया वो मैंने कल कहा भी था उसमें, ये हमने इस चुनाव के हिसाब से नहीं किया है। 2000 उसके बाद में 28 का चुनाव भी आएगा, तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये होना भी नहीं चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट का, नेता का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम तो चले जाएंगे बाद में बर्बादी होती रहेगी। ये उद्देश्य तो अगर राजनीति में किसी का तो वो पाप करता है। बिल्कुल नहीं, वो मैं आपकी बात मान गया, और ऑब्वियसली आपका एक कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राजस्थान का। और अभी वसुंधरा जी ने भी कहा है कि ये पीपल्स बजट नहीं है, ये पॉलिटिकल बजट है। मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था। वो क्या बोलेंगे, और विपक्ष के बारे बोलने के लिए कोई कमेंट नहीं है। इतना शानदार बजट है, सोशल सिक्योरिटी का आधार बनाया हम लोगों ने, आप देख लीजिए एक के बाद एक। और साथ में शिक्षा में हमने जो कॉलेज की झड़ी लगाई है, जब पहली बार मैं सीएम बना तो 6 विश्वविद्यालय थे, और 89 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है, अब तो और बढ़ जाएंगे। कॉलेजें जो 70 साल में खुली थी 250 थी, मैंने एक बजट के अंदर पिछली बार जो मैंने पेश किया उस सब मिला के 211 हमने खोल दी अभी तक। और उसके अंदर भी इस बार की अलग है, ये ऑपरेशनल है सर, ये स्टार्ट या चालू हो गई है। वो 211 खोल दी जो 70 साल में खुली, 250 94 पे गर्ल्स कॉलेज हैं। और नंबर 3, जहाँ 500 गर्ल्स पढ़ रही होगी स्कूल के अंदर, वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मेरी घोषणा है। मतलब शिक्षा में बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और जो संस्थाएं ला रहे हैं हम लोग, यूनिवर्सिटी ला रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में, वो आप अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं। हमारे यहाँ रिफाइनरी आ रही है, रिफाइनरी HPCL के साथ आ रही है, उससे जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इंडस्ट्री का जो माहौल है वो बदल जाएगा पूरा ही। शिक्षा पर तो आपका काफी, मैं राजस्थान का काफी फोकस रहा है। कोटा तो हब बन चुका है वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का। हम तो सिविल एविएशन तक की यूनिवर्सिटी ला रहे हैं यहाँ पर। अमेठी में जो फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी के नाम से जो है
एविएशन इंडस्ट्री, वो जो एकेडमी, हम यहाँ पर सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी बना रहे हैं राजस्थान के अंदर। एक के बाद एक आप देखिए, माइनिंग यूनिवर्सिटी बना रहे हैं हम लोग। गहलोत जी, लेकिन आपकी सरकार की जो एक आलोचना हुई है वो ये हुई है कि आप जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाए, और जो युवा है वो आपसे खासा नाराज है, क्योंकि एक कहते हैं कि ये सरकार जो है ये पेपर लीक वाली सरकार है, और बेरोजगार तो ये और रोजगार तो ये क्रिएट ही नहीं कर पाई। ये आपका क्रिटिसिज्म रहा है, और इसमें कई लोगों ने नंबर्स भी दिए हैं कि जो पेपर लीक हुए हैं और जो हुआ है उसको लेकर। देखिए, पेपर लीक तो हर राज्य में हुए हैं, करीब करीब 12, 13, 14 नाम तो मेरे पास राज्यों के, मैं बड़ा सबने बताया भी था मैंने। जहाँ तक राजस्थान की बात है, और पेपर लीक आर्मी में हुआ है, DRDO में हुआ है, राजस्थान हाईकोर्ट में हो गया 1 महीना पहले, कल हो गया उत्तराखंड में, वहाँ लाठीचार्ज हुआ बहुत भयंकर, 4 दिन पहले हो गया मध्य प्रदेश में, 10 दिन पहले हो गया गुजरात के अंदर, सब जगह हो रहे हैं। ये चिंता वैसा सबके लिए है। हमारी गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया असेंबली के उनके खिलाफ के अंदर, उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त कर रहे हैं हम लोग। जो बच्चे बेईमानी में शामिल हैं उनको डिबार कर रहे हैं आगे एग्जाम देने से, और जो लोगों ने पेपर आउट करवाया उनको जेल भेज रहे हैं। जेल पहले स्टेट राजस्थान जहाँ जेल भेजा लोगों को, तो ऐसा नहीं, हमने उसके कदम उठाए हैं। नंबर 2, जो लोग कहते हैं वो हो सकता है उनकी कोई सोच होगी, 3.5 लाख नौकरी हैं, 1,30,000 नौकरी लग चुकी है राजस्थान के अंदर, 1,25,000 के आसपास नौकरी लग रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं उनके लिए। 1 लाख का मैंने और घोषणा कर रखी है, और कल बजट में मैंने कहा है रिक्त होते जाएंगे पद और नौकरी लगती जाएगी। इसका मतलब है करीब 3.5 लाख से ज़्यादा नौकरी हैं, 4 लाख भी हो सकती है, 4.5 भी हो सकती है। हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं मिल रही होगी। पेपर लीक हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, इसमें कोई दो राय नहीं, हुआ है, और हमने कार्रवाई की इन साथ के अंदर। तो आप मान रहे हैं कि आपने बेरोजगारी पर काम किया, क्योंकि एक और इलेक्शन का, क्योंकि हमने जो इन्वेस्ट राजस्थान किया था ना, उसमें हमारा एस्टिमेट है करीब 10 लाख लोग जो हैं, धीरे धीरे उनको रोजगार मिलेगा रास्ते में, अगर वो सब इंडस्ट्री आती है तो। आधी आएगी तो 5 लाख मिलेगा। तो हमने जो स्टेप उठाया उसका बड़ा इम्पैक्ट है। उसका इम्पैक्ट है। एक और आपका जो इलेक्शन प्रॉमिस था, आपको याद होगा कि हर अनएम्प्लॉयड को 3,000 रुपये महीना दिए जाएंगे। उसको लेकर मुझे आज, क्योंकि मैं आपको इंटरव्यू करने आ रहा था, युवा मिले तो उन्होंने कहा था आप सर से ये जरूर पूछेगा क्योंकि हमें तो मिला। तो देखिए उसमें क्या हुआ, 3-4 लाख लोगों को मिल रहा है पैसा। हाँ, ये बात जरूर है, हमने उनके इंटरेस्ट के अंदर, बजाय कि मान लो कोई दुकानदार बन गया है, कोई दूसरा काम करने लग गया है, वो बेरोजगार तो नहीं है, पर क्योंकि नौकरी सरकारी नहीं है तो बेरोजगार हो गया। तो बजाय इसके कि जेन्युइन लोग कौन है उनको मिले, नंबर 1। नंबर 2 हुआ क्या है, लोग समझ नहीं पाए, हमने उनके इंटरेस्ट के अंदर, बेरोजगार के इंटरेस्ट के अंदर हमने क्या किया, उनको इंटर्नशिप भी जोड़ दिया कि वो कम से कम 4 घंटे काम कर लेंगे कहीं पर, कुछ सीख जाएंगे, अलग अलग विभागों के अंदर काम कर लेंगे वो 4 घंटे सिर्फ, उनको 4,500 मिलेगा मान लो, पर साथ में वो कुछ सीख जाएंगे तो आगे उनको नौकरी पक्की मिलने में आसानी हो जाएगी। इसलिए इंटर्नशिप जोड़ दिया। उसी कुछ लोग आलोचना करने लग गए, हमारा उद्देश्य अच्छा था, उसी उद्देश्य हम आगे चलना चाहते हैं। एक सर, जो मतलब अब कहा जाता है कि फ्रीबीज, मैं फ्रीबीज वर्ड बाबा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप उसे सहमत नहीं है, हालांकि क्योंकि वो उस पर काफ़ी पैसा खर्च होता है, और उस पैसे को अगर आप किसी बुनियादी ढांचे के जैसे इंडस्ट्रीज पर खर्च करें या टूरिज्म पर खर्च करें, राजस्थान एक टूरिज्म का हब है इंडिया में, अगर उस पर खर्च करें तो क्या वो बेहतर नहीं होगा बुनियादी तौर पर, इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग मोर जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा इकोनॉमी को भी और ऊपर लेके? अगर आप हमारे पूरी स्टडी करेंगे बजट की, तो आप भी जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आप स्टडी कर लेंगे पूरे बजट की, आप सोचिएगा, मैं 85 में केंद्रीय मंत्री था, राज्य मंत्री था मैं, अटैच प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ में, उसके पहले मैं इंदिरा के साथ में मंत्री, पोर्टफोलियो मेरा वही था, सिविल एविएशन टूरिज्म। तब से मैं मांग कर रहा हूँ कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, तब से मांग कर रहा हूँ। मेरे हाथों से लिखा था अभी, मैंने अभी कर दिया, इस बार टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया मैंने। अब टूरिज्म इंडस्ट्री वालों को पूछिएगा, टूर ऑपरेटर को, ट्रेवल एजेंट को, आपको इतना अच्छा लगेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो
होटलियर्स को। अभी कल मैंने ग्रामीण टूरिज्म के लिए और घोषणाएं करी है कल परसों। ग्राम में जाके कोई रिजॉर्ट लगाएगा तो क्या इंडस्ट्री की तरह जमीन का कन्वर्जन सब कुछ को मिलेगा। इतना क्रांतिकारी फैसला हुआ हमारे टूरिज्म को इंडस्ट्री दर्जा देने का, उसको लोग वेलकम कर रहे हैं, बहुत शानदार। मैं खुद वेलकम कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान में टूरिज्म के डेटा पढ़ रहा था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ऐसे ऐसे फैसले हमने किए हैं उसके अंदर। अगर सड़कें बनाने का जो हमारा एम है, 1 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही है, 50,000 तो किलोमीटर बन चुकी है राजस्थान के अंदर। अगर हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हम कॉम्प्रोमाइज करते खाली चुनाव जीतने के नाम पर, फ्री भी बांटने के नाम पर, तो आरोप लग सकते थे। मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो पैसा कहाँ से आ रहा है सर? क्योंकि आपने टैक्स भी नहीं रेज किया है। पैसा जादू से आ रहा है। पूछ रहा हूँ कहाँ आई एम मैजिशियन। अगर आपका वित्तीय प्रबंधन शानदार है, अगर आपको टैक्स का लीकेज नहीं है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके। हमारे यहाँ तेल निकल गया है, कंट्री का 20% तेल रास्ता में निकलता है। बिल्कुल। बाड़मेर के अंदर, उससे हमारा रेवेन्यू और बढ़ गई। रिफाइनरी आ रही है, वो तो एक अलग मुद्दा है जो कि लंबी कहानी उसकी। बंद कर दिया, वापस में शुरू करवाया जवाब दे करके, लंबी कहानी है। तो पेट्रोकेमिकल जो साथ में लगेगा तो लाखों हजारों बच्चों को लाभ मिलेगा। कई इंडस्ट्री लगेगी ये आपके प्लास्टिक आधारित। तो कहने का मतलब हमारी मैनेजमेंट बहुत शानदार है, वित्तीय प्रबंधन। कौन बेवकूफ होगा, पैसा नहीं है आपके बारे में और बांट बांट चुनाव जीते रहो आप। अरे चुनाव जीते रहते क्या? और एक बता दीजिए, इस देश में फ्री भी बांट के कौन जीता चुनाव? मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। कह रहे हैं ना, जैसे दिल्ली मॉडल की बात कर कोई नहीं फर्क पड़ता। कह रहे हैं कि कहीं आप भी वो आम आदमी पार्टी वाला मॉडल तो नहीं नहीं चाह रहे हैं? उसमें हमारा राजनीति का फर्क है। वो तो जो उनकी जो तरीका, मोदी जी की तरह का तरीका उनका भी है, केजरीवाल जी का, उनका काम चल रहा है। बाकी मॉडल ना गुजरात का था ना दिल्ली का मॉडल है। अगर मॉडल देखना होगा हिंदुस्तान में तो राजस्थान का मॉडल देखो फिर आप। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ सोच के कह रहा हूँ। अच्छा, क्या थोड़ा एक फर्क बता दीजिए दोनों मॉडल्स में? नहीं, हर मॉडल में देखिए ना आप। मैंने बताया कॉलेजेस का कि कॉलेज खोल देंगे, जाल बिछ गया कॉलेजेस का, विश्वविद्यालयों का। और 90,000 विश्वविद्यालय बन गए जो कि 6 थे यहाँ पर। प्राइवेट सेक्टर को मैंने अलाउ कर दिया। मेडिकल कॉलेज आ रही है यहाँ पर, नर्सिंग कॉलेज हर जिले में आ रही है। मेडिकल कॉलेज हर जिले में 33 जिले में आ रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज आ रही है। 3 जिले में नहीं थी, कल मैंने अनाउंसमेंट कर दिया उसका। हर मेडिकल में, कॉलेज शिक्षा में, सड़कों के अंदर, हर क्षेत्र में हमने कोई कमी नहीं रखी है। बिजली के हमारे सोलर में हम लोग कंट्री में नंबर 1 है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर नंबर 1 है राजस्थान। बिल्कुल, मैं पढ़ रहा था, मैंने पूरा थोड़ी रिसर्च की थी कि पावर में राजस्थान नंबर 1 है इसमें, पावर प्रोडक्शन में, कोल शॉर्टेज के बावजूद। कोल शॉर्टेज के बावजूद थर्मल में हम नहीं होंगे नंबर 1 में, दावा नहीं कर सकता, पर रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1 है। तो रिन्यूएबल तो फ्यूचर है, आगे जाके फ्यूचर है। तो ये मैं कह रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। और पॉलिसी हमारी है इंडस्ट्री की, अगर आप उसको स्टडी कर ले तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके चैनल्स के अंदर मैं समझता हूँ इकोनॉमिक्स भी आती है। बिल्कुल, तो आप देखिएगा हमारी जो योजना है, पॉलिसीज है, विंड पॉलिसी, सोलर पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी और रिफ्स, राजस्थान इंडस्ट्रियल जो प्रमोशन की जो स्कीम्स हमारी है, 3 में, 7 में, 4-5 में आई है, मतलब 22 तक आ गई। अब आप उसको देखिएगा, उस पैकेज को, कस्टमर पैकेज अलग देते हैं हम लोग। आज अगर 10-11 लाख करोड़ के MOU LOU साइन हुए हैं, तो ऐसे तो नहीं हुए ना। कोई माहौल देखा होगा यहाँ पर।